business ideas. जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल सिर्फ उन्हीं को होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। इसीलिए कभी भी अपने हालात का असर अपने बिजनेस की हालत पर बिल्कुल मत पड़ने दीजिए। और वैसे भी आपके बिजनेस की हालत के लिए टाइम टू टाइम हम लोग बिजनेस लॉस की मेडिसिन लेकर ही तो आते हैं। मैं हूँ आपके साथ शिल्पा भावना एंड दिस इज योर फेवरेट शो बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। दोस्तों, विश्व का हर देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, फिर चाहे बात हो व्यापार की या आपसी सौहार्द की। किसी भी देश में होने वाली कोई भी गतिविधि दूसरे देश पर असर जरूर डालती है। खास तौर पर प्रभावित होते हैं उस देश के एमएसएमई व्यवसायी। परिस्थिति नाजुक हो, विवादित हो या समतल हो, हर हाल में कैसे एक व्यवसायी अपने देश में योगदान दे सकता है, ये जानने के लिए चलिए हमेशा की तरह बुला लेते हैं उन्हें, जो कि बिजनेस लॉज की विकिपीडिया अपने साथ लिए घूमते हैं। प्लीज वेलकम द ऑथर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट, मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्लीज बैठिए। सुनील जी, परिवार में जितने सदस्य होते हैं उसमें से किसी एक के साथ कुछ हो जाए तो उसका असर हमें परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी देखने को मिलता है। पूरे विश्व के लिहाज में हम बात कहें तो एक चीज हमेशा कही जाती है, वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरा जो विश्व है ये एक बड़ा परिवार है। ऐसे में अगर किसी एक देश के साथ कुछ घटना होती है तो उसका असर दूसरे देशों पर भी देखने को मिलता है। फिलहाल जो अब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा है, इसका असर खासा तौर पे भारत पर भी पड़ने वाला है। लेकिन एक सवाल है जो रह रहकर हम सभी के मन में उठता है, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होना, ये वहां की आवाम की आवाज थी। आखिर ये आवाज क्यों उठी, क्या कारण रहा? जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन गया तो उसमें कोई भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर, मतलब किसी भी कंट्री का रेजिडेंट लंदन में आके, यूके में आके, यूके का रेजिडेंट कहीं और जाके जॉब कर सकता है जी, कोई भी काम कर सकता है। फ्री मूविंग थी क्योंकि उनके पास ट्रेड एग्रीमेंट, उनके और जो उनका एग्रीमेंट है उसमें कोई भी कंट्री का आदमी कहीं भी जा सकता है, जॉब कर सकता है, रह सकता है, कुछ भी कर सकता है जी। तो उसमें क्या हुआ कि जो ऐसे स्टेट थे जैसे रोमानिया हो गया, पोलैंड हो गया, जिनकी इकोनॉमी थोड़ी वीक इकोनॉमी थी, वहां के लोग आके ब्रिटेन में जॉब करने लगे। ओके, जहां पर बेटर इकोनॉमी है और साथ में जो ब्रिटेन के लोग थे उनके लिए जॉब कम रह गए, और साथ में उनको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी हो गई, क्योंकि जो बाहर से लोग आए उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को, जो रूल्स एंड रेगुलेशन को थे, उतनी अच्छी तरह नहीं माना जितनी अच्छी तरह ब्रिटेन के लोग, जो शायद इसलिए क्योंकि वो वहां के मूल नागरिक नहीं है, इसीलिए वो एक अटैचमेंट नहीं था। और अपनी कंट्री में जो ब्रिटेन के लोग थे, जो उनके ब्लड के अंदर डिसिप्लिन है अपनी कंट्री के लिए, वो उनमें नहीं था। और हो क्या रहा था कि ऐसे लोग भी आके जॉब कर रहे थे जिनके अंदर कोई खास स्किल सेट नहीं था, जबकि ब्रिटेन हमेशा से चाहता था कि जो भी लोग उसके आके जॉब करें उनके अंदर कुछ खास स्किल सेट हो, मतलब वो कुछ वैल्यू एडिशन करें यूके में आके। इसलिए ब्रिटेन के लोग एकजुट हुए और उन्होंने बोला कि हम अपना एक अलग स्टेट बनाएंगे जी। इससे बड़ी बात थी कि ब्रिटेन को एक बहुत बड़ी फीस देनी पड़ती थी यूरोपियन यूनियन को। वो फीस अगर मैं आपको बताऊं तो आप अचंभित हो जाएंगी, कितनी फीस थी। वो फीस थी 18 बिलियन पाउंड। ओह माय गॉड। क्योंकि वो टाइम पे देते थे तो 5 बिलियन पाउंड का उनको छूट मिलती थी। और अगर हम पिछले साल का डाटा देखें 2015 का, तो उसमें से कुछ पैसा वो ब्रिटेन को वापस करते थे, जो वहां के गरीब लोग थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ओके। तो उनको सुविधा देते थे, तो करीब 4 बिलियन पाउंड वहां चला गया। तो जो लगभग बचा, जो 2015 में ब्रिटेन ने दिया, वो लगभग 8.5 बिलियन पाउंड दिया, जिसको यदि आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो वो लगभग 85,000 करोड़। ब्रिटेन के जो डेफिसिट था ये उसका लगभग 12% या 12.36% है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो एक ये अमाउंट उनको हर बार देना पड़ता था, तो वो उनका अमाउंट भी बचेगा। तो ब्रिटेन के लोगों ने सोचा कि हमें कोई एडवांटेज नहीं हो रहा,
तो ये जो डिसीजन अब आया है कि ब्रिटेन अब जो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है, ये हमारे देश के लिए भी एक सोचने समझने वाली बात है कहीं पर। बिल्कुल बिल्कुल सोचने समझने वाली बात है। हाँ। क्योंकि देखिए अभी तक क्या होता था कि पूरे यूरोपियन यूनियन में आपको कोई माल भेजना होता था जी। तो क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग लोग ज्यादा हैं तो वो लंदन में भेजते थे। हाँ, लंदन में अपना ऑफिस रखते थे जी। और वहां से सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता था, क्योंकि फ्री ट्रेड है, आपस में कुछ गुड्स वगैरह जाने में कोई रोक टोक नहीं है। जी जी तो जी। इसीलिए हिंदुस्तान को बड़ी सुविधा थी, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपका मानना है कि इसका इम्पैक्ट भारत पर भी देखने को मिल सकता जी, है? जरूर। तो हमें ऐसा लगता है कि अपने साथ एक ऐसे मेहमान को भी शुमार कर लेना चाहिए जो एक तरह से अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल फेस हैं, क्योंकि साल में करीब 3 से 4 महीना तो वो हमारे देश से बाहर रहते हैं और जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी है उससे मुखातिब होते हैं। तो उन्हें बुला लिया जाए। जी जरूर। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी हैं और एक प्रोफेशनल कॉस्ट अकाउंटेंट भी हैं। ही इज द सीनियर पार्टनर इन साक एसोसिएट्स फ्रॉम विशाखापट्टनम, द कमर्शियल कैपिटल ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड आंध्र प्रदेश। प्लीज वेलकम मिस्टर चंद्रशेखर अकुला। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्लीज हैव अ सीट। Chandrasekhar ji, firstly, how does it feel to be the global face of an organization of an international standards? It's certainly a pleasure because Ji. interacting with various organizations across globe, representing the reputed chartered accountant from Sark and Associates. So it gives a lot of pleasure visiting so many countries, meeting so many people, looking at various policies across globe, connecting to business, economy and all this. So what do you feel about this particular subject when we are talking about that Britain is exiting from European Union Yes, now? yes. So how you see it particularly from your point of view? Basically, what the Britain's exit is not the latest jargon. It has been under debate for a very long time. Apart from the other issues, the main issue that was the concern for people in Britain was security. So this economy, trade and all these are secondary for public. The first issue was the security. Yes. That As far was as the very government important. is concerned, they may think in the longer run from the trade point of view. But for public, their major concern is only their social security. लेकिन हम चाहेंगे कि हम इसका एक फ्लैशबैक जरूर लें कि आखिर ये जो ब्रिटेन अब अलग हुआ, शुरुआती दौर में यूरोपियन यूनियन से जुड़ा कैसे, बिकॉज हमारे दर्शक जरूर ये जानना चाहेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई और आज हम लोग कहाँ पर हैं। क्या लगता है आप लोगों को? सबका कहना है कि भारत पर असर पड़ेगा और खास तौर पे लोगों का कहना है कि हमारे जो इकोनॉमिक परिस्थिति है, जो हमारी आर्थिक परिस्थिति है, उस पर ज्यादा असर पड़ने वाला है। कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि इम्पैक्ट जरूर आएगा जी। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आएगा। ज्यादा नहीं आएगा। हाँ, क्यों? उसके 2 बड़े कारण हैं। जी। एक तो हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है 70% उसकी कंजम्पशन इंडिया में ही है, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। 30% जो विदेशों में है उसमें से बहुत छोटा सा पार्ट यूके का है। हाँ, तो यदि यूके में कुछ होता है तो उसका बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। इंडिया बाय द वे ब्रिटेन को जो एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट उससे कम करता है। हमारा ट्रेड सरप्लस है यूके के बिजनेस में, ओके। और वो भी अच्छा खासा अमाउंट है, वो भी करीब $3.67 बिलियन के करीब है। तो जो हमारे एक्सपोर्ट है उनको नुकसान होगा इमीडिएटली, जो एक्सपोर्ट कर चुके हैं। क्योंकि जब एक्सपोर्ट किया था 100 रुपए का पाउंड था, अब मान लो 88 का रह गया, तो अब उनको कम रह पैसे गया। कम मिलेंगे। लेकिन इंपोर्टर को फायदा हो गया। बट आपके कहने का मतलब है कि ये सिर्फ एक इमीडिएट इफेक्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कहीं गलत नहीं है। लॉन्ग टर्म में इसका हो सकता है हमें फायदा हो, मेरा ऐसा मानना है। इसका हो सकता है लॉन्ग टर्म में फायदा It is हो। also only for the bills which are already raised and payment to be made. ओके। अब जो हम एक्सपोर्ट करेंगे उसमें हमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसमें तो बिल उसी प्रकार से एडजस्ट होकर रेज होंगे जी। अब जो एक्सपोर्ट होगी। लेकिन हाँ, जो एक्सपोर्ट हो चुकी और जिनकी उसमें पेमेंट थोड़ा पेंडिंग सा है, नुकसान है। उसमें उनको एक्सपोर्टर्स को जरूर नुकसान होगा, इंपोर्टर्स को फायदा होगा। वो it's a temporary एज ए टेम्पररी इफेक्ट। ओनली टेम्पररी इफेक्ट। बट चंद्रशेखर जी, अभी जैसे हमने देखा कि एक मोहतरमा बात कर रही थी कि कहीं पर भी कुछ होता है तो उसका भारत के जो फाइनेंशियल मार्केट है उस पर बड़ा असर पड़ता है। इसको आप कैसे देखते हैं? Because India is such a country which is now being watched by whole globe. So wherever we go, they speak a lot about India. So obviously our capital markets will certainly have an impact if something goes positive or negative across somewhere in the globe. जी। So even here also, if you take, say there are so many loans which have already been borrowed in GBP. राइट। So now the original commitment might be at 100 rupees.
So now, since it has already fallen down by around 15% relative to Indian currency, there will be a lot of benefit for the borrowers who made borrowing in GBP. Yes, So they can immediately buy right. at a lower rate and they can repay their loans. So that benefit itself is around 15%. Even if you take a normal business, the profit percentage is around 5-6%. So they are earning a very big percentage growth in terms Just of by rate of- borrowing the yes. money. बिकॉज जैसे कि इंपोर्टर्स को फायदा हुआ, हाँ जी। एक्सपोर्टर्स को लॉस हुआ, ऐसे जिन लोगों ने लोन लिया हुआ था उनके क्योंकि साथ उनको भी- रीपेमेंट करना है, तो उनको बिल्कुल भी फायदा हो गया। बिल्कुल, तो उनको भी फायदा हो Not गया। only that, even if you take immediately short term, say if you take some people who are students who are going for जी। studies to UK, जी, so their cost will certainly come down. आपको लगता है कि जो हमारा रिलेशनशिप है ब्रिटेन के साथ, क्या उसमें भी कुछ फर्क आएगा, या अगर वो लोग अपनी पॉलिसीज में चेंज कुछ करते हैं उसके बाद भारत के जो अभी रिलेशन करना है में फर्क क्योंकि आएगा? अभी FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, so Right. that is in suspense for almost last 9 years. Okay. So India, the FTA with the European Union. So for the last 9 years, there were so many barriers which could not be overcome by India. So one country is asking, it is demanding one. आपको लगता है कि अब 9 साल बाद अब कुछ ठीक होने के कगार पे अभी जा हो सकता जाएगा, है? क्योंकि अभी हो जाएगा? हाँ, जरूर, क्योंकि अभी यूके अलग हुआ हाँ, यूरोपियन यूनियन से. So for UK, whether European Union or India is a third country. राइट, Just dealing with European Union now is equivalent to dealing with India. For them, they have to certainly look into Indian markets. So similarly, the Indian economy is also quite attracting. So certainly UK will now open the doors for Indian. सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपने बताया कि जो बहुत ही इमीडिएट फायदे हैं, ये जो हमारे इंपोर्टर्स हैं उनको इमीडिएट फायदा हो जाएगा, या फिर जो जिन लोगों ने मनी बोरो किया हुआ है उनको फायदा हो जाएगा। जो एक आम जनता की हम बात करते हैं, जो सिर्फ जब विदेशों के बारे में सोचते हैं, सिर्फ तब सोचते हैं जब उन्हें घूमना फिरना होता है, Yeah, that is also- उनको yes, भी कुछ yes, yes. नुकसान उनको फायदा फायदा है? उनको फायदा है, उनको फायदा है? हाँ, Yeah, now उनकी कॉस्ट कम लगेगी। अब if you go to अगर UK now, we have to buy dollars, pounds. Okay. They can buy at a lesser rate. So now. we can say कि ये बिल्कुल सही सीजन है अगर आपको यूके घूमने के लिए जाना है। सुनील जी हमेशा बताते हैं कि एमएसएमई जो है वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन जब इस तरह का कोई एक वीकेंड से एक्टिविटी होती है या विदेश में ऐसी कोई घटना घटित होती है, हमारे देश के एमएसएमई पे खास असर पड़ता है। फिलहाल मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो ब्रेक्जिट हो रहा है इसका असर हमारे एमएसएमई पे क्या Yes, yes, पड़ेगा? yes. Particularly if you take look at IT sector. जी, So now India is the high skill set country from the UK point of view. राइट, So since they are now discouraging European Union immigrations, obviously their option is only India. So the IT sector, they can really work out a very good opportunity. I think we have seen somewhere जी. there is an opportunity of $40 billion market for IT sector in Europe, in United Kingdom. ओह, So if it is tapped, so we will be finding very good opportunities for MSME in India. They can have a good opportunity in IT sector in UK. So because we have an edge over others, particularly from the viewpoint of English. और वाकई ये सच है कि आज शायद हम भारतवासी खुद अपने हुनर को नहीं पहचान रहे, लेकिन पूरी दुनिया हमारे इस हुनर को पहचान भी रही है और उस हुनर की कीमत अदा करने को भी तैयार है। तो हमारे लिए ये बिल्कुल सही वक्त है ये समझने के लिए कि आखिर हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। हमारे देश का युवा क्या सोचता है वो आपको दिखाना चाहेंगे, प्लीज। देखिए, ब्रिटेन में हमेशा ही स्किल्ड लेबर की कमी रही है, स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी रही है, और ब्रेक्जिट के बाद मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियन स्किल्ड वर्कर्स के लिए, इंडियन स्किल्ड लेबर्स के लिए, कि वो लोग अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। उनकी वैल्यू बढ़ गई है, उनकी वैल्यू पहले भी थी वहाँ पे, पर अब ब्रिटेन के अलग होने से उनकी वैल्यू और बढ़ गई है उनके मार्केट में। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियन स्किल्ड लेबर्स के लिए और इंडियन स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए। तो इंडियन स्किल्ड वर्कफोर्स, जिसकी हालांकि हर कंट्री में, बाहर की कंट्री में डिमांड हमेशा रहती है हमारी भारत की तरफ से, खास तौर पे ब्रिटेन की हम लोग बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या जो महाशय कह रहे हैं सच होने वाला है? बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में भी, अगर आपको ध्यान हो, कहा था कि ब्रिटेन इमिग्रेशन से कभी नहीं वो मना करता, लेकिन वो कहता है इमिग्रेशन ऐसे लोगों का हो जो वैल्यू एडिशन कर सके उनकी कंट्री में भी। राइट, तो वो हिंदुस्तानी कर सकते हैं, हाँ। क्योंकि हिंदुस्तानी के पास जो हुनर और जो ब्रेन है
आईटी सेक्टर में, उसका लोहा पूरा विश्व मान चुका है। Not only IT sector, even automobile, ancillary units. तो इसीलिए आईटी सेक्टर में जो है बहुत बड़ी डिमांड है। बाकी जो सेक्टर्स हैं जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, इंडिया की जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, मतलब जो स्किल्ड लोग हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर में या दूसरे सेक्टर्स में, जी, किसी भी सेक्टर में उनकी डिमांड फार्मेसी, इवन इन फार्मेसी, फार्मा, even हर्बल, टेक्सटाइल, राइट। तो इन सब चीजों में इनकी डिमांड बढ़ेगी और इन सब लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बल्कि मैं कहूंगा ये अपॉर्चुनिटी खाली हिंदुस्तानियों के लिए नहीं है, बल्कि यूके के लिए भी है कि उसे अच्छी वर्कफोर्स मिलेगी। राइट। and English speaking. English speaking, yes. That is the most important thing for them. चंद्रशेखर जी, do you agree कि ये जो अब पूरा सिनेरियो है जहां ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा है, this will actually give boost to the Prime Minister's initiative of skilling India? Yes, that is one of the factors to be considered very seriously, because we have a separate setup for development of skill in India. Right. Even there is a separate agency floated by central government as well as most of the state governments also. जी। Now this Brexit will create an opportunity for the young generation in India, because as Sunil ji rightly said, we have the young talent in India is the most powerful across the globe. जी। So these people can find opportunities in the relevant fields like automobiles, IT sector, similarly pharma, textile and all this. And they can find very good opportunities in United Kingdom, because they are now stopping the entry of European Union people. So that particular advantage we have to take timely. And government, I hope and I believe our government will take right initiative at this particular point of time. जी, और अगर देखा जाए तो ये जो स्किलिंग इंडिया का इनिशिएटिव है, ये रहा भी बिल्कुल टाइमली ही है अभी। आपको भी ऐसा लगता है सर? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि स्किल इंडिया तो वैसे भी, क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है अपने देश को ग्लोब का, तो स्किल लोग तो चाहिए। साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि पूरे संसार में हम लोग स्किल वर्कफोर्स को दे सकें। मतलब एक तरह से पूरे संसार के लिए स्किल्ड फोर्स इंडिया में बने, क्योंकि हिंदुस्तानी एक ऐसी कंट्री है जिसमें कि 65% लोग 35 साल से नीचे हैं। बिल्कुल। तो एक हिसाब से देखा जाए अभी आने वाले समय में इंडिया जो है एक मैन्युफैक्चरर बनने वाला है स्किल्ड वर्कफोर्स का। यस, वो जरूरी है जी। और मोदी जी का इनिशिएटिव है ये कि भाई कम से कम पूरे ग्लोब को हम वर्कफोर्स दे सकें, स्किल्ड वर्कफोर्स, जिससे हमारे लोगों को काम मिले। पूरा ग्लोब एक ऐसी जगह बने जो रहने के लिए बहुत अच्छी हो। और अब वक्त हो गया है हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब देने का। पहले हम मेल के सवाल ले रहे हैं। कोलकाता से श्री विराट चैटर्जी हैं। आप कहते हैं कि आपने फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया हुआ है, आप अपनी एक यूनिट शुरू करना चाहते हैं, पर ये जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें मुद्रा योजना के तहत लोन मिल सकता है? मुद्रा योजना के लिए जो कैटेगरी है, एलिजिबल कैटेगरी है, इनको मुद्रा योजना से लोन मिल सकता है। अगर ये देखना पड़ेगा कितने का लोन है, जैसे उसमें 3 लोन है, शिशु 50,000 तक, किशोर 5 लाख तक, तरुण 10 लाख तक। ये अगला सवाल हमारे पास आया है ऋषिकेश से। राहुल जी हैं। आप कहते हैं कि आप अपना ई फॉर्म साइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब ये उसे साइन करने के लिए जाते हैं तो उसमें एक मैसेज पॉप इन होता है और उस पर लिखा हुआ आता है, द डायरेक्टर साइनिंग द ई फॉर्म इज ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ अ डिफॉल्टिंग कंपनी विच हैज नॉट फाइल्ड द ड्यू बैलेंस शीट एंड और एनुअल रिटर्न्स, हिंस द डायरेक्टर इज नॉट अलाउड टू फाइल दिस फॉर्म। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आप एक और कंपनी के डायरेक्टर या और अलग कंपनियों के डायरेक्टर भी होंगे, उन कंपनियों में आपने सारे डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किए हुए, तो आपका स्टेटस डिफॉल्टिंग कंपनी का हो गया, तो आप डिफॉल्टिंग डायरेक्टर हो गए। अब आप किसी और कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल नहीं कर सकते जब तक कि उसको अप टू डेट नहीं करेंगे। जी, तो पहले उसे अप टू डेट करना, पहले उसे अप टू डेट करें। और उस कंपनी के कुछ फॉर्म ये फाइल कर सकते हैं कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है या कोई रिजोल्यूशन फाइल करना है, लेकिन सबसे पहले जो इनकी डिफॉल्टिंग कंपनी है वो क्या डॉक्यूमेंट इन्होंने फाइल नहीं किए हुए, कौन कौन सी एनुअल रिटर्न है, कौन कौन सी बैलेंस शीट्स हैं, वो पहले फाइल करके स्टेटस इनको अपना ओके करना पड़ेगा। ओके करना पड़ेगा। अब सवाल ऑडियोज के। गुड मॉर्निंग सर, मैं सृष्टि मथुरा से बात कर रही हूँ। मैं एक कंपनी बनाना चाहती हूँ अन्ना टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, क्या मैं जब ये कंपनी बनाऊंगी तो मैं प्राइवेट लिमिटेड पूरा लिखने की जगह पीवीटी एलटीडी यूज नहीं कर सकती हूँ? नहीं, देखिए आपको मिलेगा प्राइवेट लिमिटेड पूरा ही, और आपको जब भी कोई कंपनी के लेटर पैड पे इस्तेमाल करोगे तो पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा और साथ में सिन नंबर भी लिखना पड़ेगा। एक वो बात अलग है कि कहीं पे आप शॉर्ट में इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आपको पूरा नाम ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड।
गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम हैरी है, मैं राजस्थान से हूँ। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, आपका शो रेगुलर देखता हूँ और आप गवर्नमेंट की स्कीम को बहुत अच्छे से बताते हो, सब इजीली समझ आती है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल क्या है? ये जो पोर्टल है ये कंबाइंड पोर्टल है स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि स्कॉलरशिप देता है। तो ये क्योंकि कंबाइंड पोर्टल है तो इसमें एक तो डुप्लीकेसी नहीं होती और एक इसमें ये भी टाइमली डायरेक्ट बेनिफिशियरी को बेनिफिट मिलता है। तो पूरे हिंदुस्तान में जो भी स्कॉलरशिप है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो इस पोर्टल के माध्यम से रेगुलेट की जाती है और डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जी बिल्कुल। नाउ चंद्रशेखर जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू, एज यू सेड दैट दिस इज द टाइम ऑफ ब्रेक्सिट एंड दिस इज द टाइम फॉर इंडिया टू डू समथिंग बिग, टू डू समथिंग न्यू। इज देयर एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू ऑल द यंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया? Yes, yes. So what I mean to say is this Brexit is a temporary affair. So this today you can may come out of EU, tomorrow some other country may come out of European Union. Something may happen. Yeah. But let us not wait for this particular exits and all this. So we have our own opportunities. India is a country that is establishing a steady growth rate in the GDP. And whole world is now looking at Indian youth. So we have a lot of opportunities across globe, like IT, as Sunil ji said. Similarly, pharma is another sector. Automobiles, textile, as we discussed earlier. So if youth specifically enter into an interesting field, whatever they choose, and get a specialized knowledge, their gates are open across the globe. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक स्पेशलाइज नॉलेज या एक स्पेशलाइज स्किल जरूर सीखा जाए, जो कि आज के वक्त की डिमांड है। चंद्रशेखर जी, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू अ सेगमेंट व्हिच इज कॉल्ड शिल्पा भावना स्पेशल। ये एक रैपिड फायर है, आपको बताऊंगी इसके बारे में, लेकिन उससे पहले हमारे सभी उद्यमियों के लिए आपका बिजनेस मंत्र। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सक्सेस है, हम उसको सक्सेस नहीं मानते जिसमें आपको कोई परेशानी ना आए। सक्सेस उसको कहते हैं जब आपको परेशानियों से डील करना आ जाए। चंद्रशेखर जी, अब हमारे पास वो वक्त आ गया है जहां पे हम अपने गेस्ट से कुछ सवाल पूछते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी सवाल पूछते हैं और आपको बहुत जल्दी जल्दी जवाब देने होते हैं। यू आर रेडी फॉर दैट? Yes. पहला सवाल आपके सामने है। आपके बारे में तो आप बहुत जल्दी जवाब दे देंगे। विच इज योर फेवरेट कंट्री? Australia. ऑस्ट्रेलिया। एंड फ्रॉम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या लगता है, विच शुड बी द फेवरेट कंट्री ऑफ इंडिया? United Kingdom. यूनाइटेड किंगडम, ऑफ कोर्स। एंड दुनिया के किसी भी देश में जब कोई भी एक्टिविटी होती है, एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी, डू यू सी कि सबसे पहले जो उसका असर होता है वो भारत पे ही होता है? यस और नो? Because we are all connected to every part of the world. अब जो यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन की एग्जिट हो रही है, आपको लगता है कि ये भारत की वर्ल्ड पावर में एक एंट्री है? Yes. ट्रूली? True. यू ऑल्सो बिलीव दैट सर? 100%। और तो मुझे भी बिल्कुल ये लगता है कि ये वक्त जो है, ये वो वक्त है जो हम सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है और हम सभी को उसे टैप करना चाहिए। थैंक यू सो मच चंद्रशेखर जी फॉर प्लेइंग सो वेल, और हमारे बिग बिजनेस आइडियाज में आप आए हैं तो हमारे पास आपके लिए एक तोहफा है। Thank you. Thank you so much sir for coming on Big Business Ideas. दोस्तों, बिजनेस में हमेशा वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता जो संपन्न और तेज हो, बल्कि वो व्यक्ति आगे बढ़ता है जो ये सोच रखता है कि वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि सोच से ही सितारे बदल जाते हैं। तो अपने व्यवसाय के सितारों को हमेशा चमकाएं। और आज के लिए शिल्पा भावना को दें इजाजत, अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Big Business Ideas.